Good morning, friends. I welcome you all in intermediate level taxation classes. This is our class number 4. फ्रेंड्स, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ बेसिक सी बातें. लास्ट क्लास में हमने जो अपना टॉपिक छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ. लास्ट क्लास में बच्चे हमने बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम. हमने कुछ इसके 4 पॉइंट डिस्कस कर भी लिए थे बच्चे. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं 5th पॉइंट आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया था, तो हम आज इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे. हम बात कर रहे थे बच्चे प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम. इसका मतलब क्या था बच्चे, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूं कि आपके पास यू हैव सम इनकम, यू हैव सम मनी. आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं उसको खर्च किया है, या मतलब कहीं भी आपके पास से वो मिलती है और वो अनएक्सप्लेन्ड है. आप उसके लिए ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन ये आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है. देखिए, इस बात को समझिएगा. अगर ये प्रीवियस ईयर की इनकम आपकी होती तो असेसमेंट ईयर में ये टैक्सेबल हो जाती, फिर तो कोई इशू ही नहीं था ना. इशू इसलिए है कि ये आपने लास्ट ईयर में तो नहीं कमाई, मतलब प्रीवियस ईयर में तो ये आपने अर्न नहीं की, ये आपने पहले किसी ईयर में अर्न की है. लेकिन असेसिंग ऑफिसर को इसका सोर्स या फिर इसके बारे में प्रीवियस ईयर में पता चलता है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ये इनकम उसी ईयर में अर्न की है. जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है कि आपके पास कुछ ज्वेलरी है और आपने ये नहीं बताया कि आपने ये ज्वेलरी जो खरीदी है कैसे खरीदी है, आपने कैसे परचेज की है, आपने वो पैसा कैसे अर्न किया है, आप नहीं बता पाए. तो असेसिंग ऑफिसर क्या कहेगा बच्चे, आप असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि ये ज्वेलरी आपने इसी साल अर्न की है इनकम, और उस पैसे से इस साल ही इस ज्वेलरी को आपने परचेज किया है. अब बच्चे कुछ बातें हमने इसके अंदर छोटी छोटी बातें पढ़ भी ली थी. एक 5th पॉइंट था बच्चे की, मैं भी बता देता हूं, उसमें अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं सर. देखिए, होता क्या है, एक बिजनेसमैन है. बिजनेसमैन अपने रिटर्न तो फाइल करता था, लेकिन वो अपना प्रॉफिट को डाउन करके अपने रिटर्न फाइल कर रहा था पिछले काफी टाइम से. अब उसने ब्लैक मनी जनरेट कर करके कहीं छुपा के रखी थी. असेसिंग ऑफिसर को भी नहीं पता चला कि उसने इनकम अपनी कहाँ छुपा के रखी है. इन फ्यूचर जब वो अपनी लड़की की शादी कर रहा था, तब उसने करोड़ ऑफ रुपया उस शादी में लगाया. असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि खर्चा तो बच्चे बहुत हुआ है, क्योंकि देखिए जो महंगी शादियां होती है वो मीडिया में मतलब हाईलाइट होती है. तो जब ये महंगी शादी हुई, जब उसमें काफ़ी खर्चा किया गया, तो मीडिया में हाईलाइट हुई, बातें पता चली गई. असेसिंग ऑफिसर को भी पता चल गया कि हाँ ये इतना खर्चा हुआ है. तो असेसिंग ऑफिसर क्या कहेगा कि बिजनेसमैन बताओ, इस एक्सपेंस जो आपने किया है, ये 5 करोड़ रुपीज आपने एक्सपेंडिचर किया है अपनी बेटी की शादी में, इसका सोर्स बताइए हमें. अब बिजनेसमैन उसका सोर्स नहीं बता पाता, तो बच्चे ये मान लिया जाएगा कि ये 5 करोड़ रुपीज बिजनेसमैन ने प्रीवियस ईयर में ही अर्न किया है. तो ये होता है बच्चे अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए प्रीवियस ईयर. तो चलिए एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट ये नहीं था. Where in any financial year an assessee has incurred any expenditure and he offer no explanation about the source of such expenditure, or the explanation is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer. Assessing officer can treat such unexplained expenditure as the income of the assessee for such financial year. एक बात और बच्चे, जब इस तरह से कोई एक्सपेंडिचर पकड़ा जाता है तो उसको कहीं भी किसी भी हेड ऑफ इनकम से एज एक्सपेंस आप डिडक्ट नहीं कर सकते. Such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of income. तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थे बच्चे जो कि बतानी थी. एक पॉइंट और भी है बच्चे इसमें, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडीज. ये हुंडी क्या होता है यार? हुंडी मतलब ये एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ये पुराने जमाने में प्रचलित होता था बच्चे की हुंडी होती थी, जैसे एक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बीआर होता है, बिल रिसीवेबल होता है. ये उसी तरह से एक कंडीशन होती थी, एक पर्सन साइन करके दे देता था और उस डॉक्यूमेंट के बेस पर मार्केट से पैसा उठाया जा सकता था. तो ये पैसा कैश में भी उठाया जा सकता था और पहले होता भी था. मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें भी था कि किसी पर्सन ने किसी मार्केट में हुंडी इशू करके पैसा उठाया हुआ था, रेपुटेड पर्सन था कोई. तो ये हुंडी पुराने टाइम में होती थी बच्चे. आज के टाइम में कभी मैंने इन प्रैक्टिकल कभी हुंडी नहीं देखी. हो सकता है आज भी चल रही हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी बच्चे. तो होता क्या है इसमें, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन ए हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रिपेड अदर देन
through account pay check drawn on a bank, the amounts of borrowed or repaid shall be deemed to be the income of the person. बेसिकली बच्चे 269S और 269T भी आपका एक सेक्शन है, इसी तरह का है वो भी सेक्शन। आप कैश में अगर कोई लोन लेते हैं, कैश में कोई लोन की रिपेमेंट कर देते हैं तो वो आपकी इनकम मान ली जाती है। इसी तरह से बच्चे आप हुंडी से अगर पैसा उठाते हैं या उसकी पेमेंट करते हैं तो वो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है और एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है और इसका कोई डिटेल क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एग्जाम में। एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये वाली बात कि अमाउंट पेड ऑन हुंडी या फिर बोरोड ऑन हुंडी, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक, वो आपकी इनकम मान ली जाती है। चलो ये बेसिक सी बातें थी। अब हम अपना नया पॉइंट शुरू करते हैं। केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू द टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ओनली। वैसे बेसिकली क्या होता है बच्चे, आप इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में और आपको टैक्स कब पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है बच्चे असेसमेंट ईयर में, बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब आप इनकम भी प्रीवियस ईयर में अर्न कर रहे हो और आप टैक्सेस भी प्रीवियस ईयर में पे कर रहे हो। ऐसा कैसे सर हो सकता है बच्चे? क्यों नहीं हो सकता? आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो सपोज, ठीक है, केसेस तो हैं, 5-6 केसेस हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बच्चे आपने प्लान कर लिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप कहते हो सर मैं तो यूएस में जाके जॉब करूंगा। अब आपने 1 सितंबर को ये डिसाइड किया कि मैं इंडिया छोड़ दूंगा और 1 सितंबर को सपोज आपकी फ्लाइट है यूएस के लिए, तो 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक जो पैसा आपने अर्न किया है बच्चे, क्या डिपार्टमेंट वेट करेगा कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपसे पैसा टैक्स रिकवर करेगा? नहीं। अगर आपकी इंटेंशन है परमानेंटली इंडिया छोड़ने की तो सर डिपार्टमेंट कहेगा कि सर अपनी 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक की असेसमेंट करवाइए, उसके बाद आप इंडिया से बाहर जा सकते हो। तो बच्चे आपको सेम ईयर में ही टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है और सेम ईयर में ही अपनी असेसमेंट भी करवानी होती है। तो इस तरह के कुछ केसेस है बच्चे। शिपिंग बिजनेस का एग्जांपल है, कोई पर्सन है उसको इनकम है और वो डाइवर्ट कर रहा है इनकम सो दैट कि टैक्स लायबिलिटी से बच सके। इस तरह के कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चे शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। बच्चे एक नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में अपना जहाज लेके आया है, यहाँ से पैसेंजर्स को लेगा और वापस अपनी कंट्री चला जाएगा। क्या गारंटी है कि वो दोबारा इस अपने शिप के साथ इंडिया में आएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चे जब कोई गारंटी नहीं है तो क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? जो पैसेंजर्स जो उसने कैरिज इंडिया से लिया है तो बच्चे वो इनकम तो इंडिया में ही अर्न की है ना उसने, तो उसके ऊपर तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब सपोज उसने 1 करोड़ रुपीस का फेयर और फ्रेट अर्न किया है इंडिया से और वो क्या इंडिया उसको ऐसे जाने देगा? बच्चे उसको पोर्ट नहीं छोड़ने दिया जाएगा। शिप क्या होते हैं, पोर्ट में होते हैं और पोर्ट क्लियरेंस मिलता है, उसके बाद ही शिप अपना पोर्ट छोड़ सकता है। तो बच्चे उसको पोर्ट क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चे उसे अपनी असेसमेंट करवानी होगी उस शिप से मिले फ्रेट और जो भी उसको मिला है उसकी इनकम की। तो ये कैसे होता है एक बार पढ़ लीजिएगा। वेयर ए शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट। ये नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं बच्चे। रेजिडेंट अपना कोई शिप लेके घूम रहा है उसकी बात नहीं है, वो तो वापस इंडिया में ही आएगा। बच्चे जहाज से उड़ा हुआ परिंदा कहाँ आएगा? जहाज पर ही आएगा ना। तो ये बात है बच्चे नॉन रेजिडेंट की। जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वो अपना शिप अगर इंडिया में लेके आते हैं तो जितना पैसेंजर वो अपने शिप में लेके जाएंगे उससे जो उन्हें अर्निंग्स होगी उसका एक परसेंटेज होता है 7.5%, वो एज ए टैक्स वो इंडिया में पे करके जाएंगे। कैरिज पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स shipped at a port in India, the ship is allowed to leave the port only when the tax has been paid or satisfactory arrangement has been made for the payment thereof. 7.5% of freight paid or payable। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे एमसीक्यू के लिए। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। टू द ओनर ऑफ द चार्टर or to any person on this each behalf, whether in India or outside India, or on account of such carriage is deemed to be his income which is chargeable to tax in the same year in which it is earned। तो बच्चे जिस साल में उसने इनकम अर्न की उसी साल में उसे टैक्स की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सर पर्सन लिविंग इंडिया। मैंने ये बात बताई आपको, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू आर लिविंग इंडिया देन क्या गारंटी है कि आप वापस आएंगे? तो कोई गारंटी नहीं है। तो सर जितना आपने इंडिया से अर्न किया उसके ऊपर तो टैक्स देके जाओ, बाकी आप जहां अर्न करें वहां उस सरकार को टैक्स देना।
तो बच्चे अगर कोई पर्सन इंडिया को परमानेंटली छोड़ने की प्लानिंग में है तो उस डेट तक, जब तक कि वो इंडिया में है, उसने जो भी अर्न किया है इंडिया से, उसे उस अमाउंट पर उसे टैक्स पे करके ही जाना पड़ेगा। When it appeared to the assessing officer that any individual may leave India during the current assessment year shortly after its expiry, he has no present intention of returning to India. No present intention of returning to India. बच्चे आप घूमने जाते हैं, आप मलेशिया जाते हैं, आप बैंकॉक जाते हैं, आप यूएस से घूमने जाते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, क्या आपको असेसिंग ऑफिसर कह सकते हैं सर आप घूमने जा रहे हो, पहले अपनी इनकम की असेसमेंट करवाओ? नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चे आपकी इंटेंशन होती है कि आप 5, 7, 10 डेज के बाद वापस इंडिया में आ जाएंगे, बिकॉज यू हैव इंटेंशन टू कम बैक टू इंडिया। बट व्हेन यू आर लिविंग इंडिया परमानेंटली फॉर ए जॉब और वोकेशन, देन असेसिंग ऑफिसर ये कह सकता है कि सर आपकी वापस आने की कोई इच्छा नहीं है, बिकॉज यू आर लिविंग फॉर ए जॉब और वोकेशन आउटसाइड इंडिया। सो असेसिंग ऑफिसर ओनली उन केसेस में आपको असेसमेंट करवाने के लिए कह सकता है जिन केसेस में उसे लगता है कि यू विल नॉट रिटर्न टू इंडिया। अगर घूमने जा रहे हो तो यार 5 to 10 डेज में आप वापस इंडिया में तो आओगे, कौन रहने देगा आपको बाहर के देशों में? उसके लिए तो वीजा ही अलग होता है, बड़ी मेहनत से मिलता है। द टोटल इनकम फॉर विच इंडिविजुअल फॉर सच इंडिविजुअल फॉर पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, वो बच्चे खुद पढ़ लेना, सिंपल सा है। AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। बच्चे कोई एसोसिएशन बनाई हमने, कोई ग्रुप बनाया, कुछ हमने कुछ भी एक कम्युनिटी फॉर्म की, कोई इनकम अर्न की है और हम उसे करंट ईयर में डिसॉल्व करने की प्लानिंग में है, तो असेसिंग ऑफिसर कह सकता है सर डिसॉल्व कर लो, लेकिन सरकार का जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो पहले आप पे करके उसके बाद डिसॉल्व करते रहो। तो इफ AOP BOI is formed or established for a particular event or purpose and assessing officer apprehends that AOP BOI is likely to be dissolved in the same year or in the next year, he can make assessment of the income up to the date of dissolution as income of the relevant assessment year। तो assessing officer की पावर होती है सर, वो उसी ईयर में आपकी इनकम की असेसमेंट कर सकता है। उसके बाद आता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब पर्सन है सर, एक पर्सन को इनकम हो जाती है काफ़ी सी, कहीं से उसने मोटा पैसा कमा लिया होता है। लॉटरी इनकम की बात नहीं है बच्चे, लॉटरी इनकम पे आपको TDS काट के ही पेमेंट मिलेगी। अगर आपने लॉटरी इनकम से 1 करोड़ रुपए भी अर्न कर लिया है तो भी आपको जो मैक्सिमम चार्जेबल टैक्स है लॉटरी पे 30% के अप्रोक्स, वो पेमेंट काट के ही आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में पैसा आता है। तो लॉटरी इनकम की बात नहीं है, वैसे ही आपने कहीं से एक ह्यूज अमाउंट अर्न की, लेकिन आपको लगता है यार ये तो पैसा है ना, आपको वो करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा इस पे। तो वो क्या करता है पर्सन, वो अपनी इनकम को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। कभी किसी को कितना बांट दिया, कभी किसी को कितना बांट दिया। भाई ऑन पेपर्स तो बांट ही सकता है ना, चाहे वो दिल से ना बांटे, ऑन पेपर्स तो बांट ही सकता है। तो उसने वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो बच्चे असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि देखिए आप अपनी इनकम पर टैक्स पे कीजिए करंट ईयर में ही, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस इनकम जो आपने करंट ईयर में अर्न की है, इसका टैक्स आप करंट ईयर में ही पे कीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए, डिपार्टमेंट को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग द करंट ईयर इट अपीयर टू द असेसिंग ऑफिसर दैट ए पर्सन इज लाइकली टू चार्ज, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज ऑफ और अदरवाइज पार्ट विद or any of his asset to avoid payment of the liability under this act, the total income of such person for the period from expiry of the previous year to the date when the AO commences proceedings under this section is chargeable to tax in that assessment year। बच्चे एक ट्रस्ट की बात बताता हूँ आपको। ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं, ट्रस्ट का मतलब वो पर्सन वाला ट्रस्ट। एक ट्रस्ट था बच्चे, उसके ऊपर सोसाइटी थी सर, एक सोसाइटी थी, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई। और मतलब रेड होने के बाद जिन बच्चों को अगर कभी उन्होंने असेसमेंट करवाई हो, जिन पार्टीज की रेड हो जाती है, तो उनको पता होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसके ऊपर एक बार रेड कर देता है, बच्चे वो दिमक की तरह लग जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब बहुत उसकी गुडविल को और उसकी इनकम को, उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जब इनकम टैक्स की रेड किसी कंपनी पे, किसी बिजनेस पर होती है। तो बच्चे हुआ क्या कि इनकम टैक्स और असेसमेंट भी बाद में,
अब वो 6 ईयर की असेसमेंट एक साथ ओपन कर देते हैं, आगे की हर साल की उनकी स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, हर डिपार्टमेंट से उनको नोटिस आना शुरू हो जाता है, चाहे वो ईपीएफ हो, ईएसआई हो, आपका ये अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है, जीएसटी के हैं, सब डिपार्टमेंट से बच्चे उनको नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब जिस साल रेड हुई है उससे 4-5 साल मान के चलिए उस बिजनेसमैन को 2-3 सीए परमानेंट बिठाने पड़ते हैं। जो छोटा बिजनेसमैन है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको भी 2-3 सीए अपने परमानेंट बिठाने पड़ेंगे कि सर हमारी तो ये लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बच्चे एक सोसाइटी पे रेड होती है। अब सोसाइटी के पास अच्छी लैंड थी और हुआ क्या, अब सोसाइटी को नोटिस आने शुरू हो गए। वही डिमांड नोटिस है, किसी साल का 1 करोड़ का है, किसी साल का 1.5 करोड़ की उसका उन्हें डिमांड नोटिस मिल रहा है। तो बच्चे सोसाइटी ने क्या किया, अपनी लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया किसी और सोसाइटी को, और ट्रांसफ़र तो कर दिया और उसके बाद उन्होंने ना टीडीएस पेमेंट की। एक जब हम लैंड ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे तो उसके सेल कंसिडरेशन पे टीडीएस वगैरह की होती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, चलो टीडीएस में एक बार कंफ्यूज नहीं कर रहा। कोई उन्होंने इनकम टैक्स की कंप्लेंस की बच्चे और इनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। एओ को पता चल गया कि इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। एओ भी बहुत शातिर था यार, वो बड़ी नज़र रखे हुए था। एओ को पता चल गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, उसने प्रॉपर्टी को अटैच करवा दिया, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के एक लिमिट होती है बच्चे। मैं एक बार वैसे फॉर एग्जांपल कहूँगा कि 1 साल के अंदर अंदर अटैच करवाई जा सकती है प्रॉपर्टी। तो उन्होंने विदाउट असेसमेंट के कंप्लीट होने से पहले ही प्रॉपर्टी को अटैच करवा दिया था। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था। मैं इस एग्जांपल को दोबारा फिर से बताऊंगा, अभी तो मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को नीचे दबा के रखा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाले। जब हम पीजीबीपी और कैपिटल गेन पढ़ लेंगे और इवन हम असेसमेंट ऑफ इनकम पढ़ेंगे, तब जाके बच्चे आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाओगे। उस टाइम भी मैं आपसे ये एग्जाम्पल फिर से डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छी चीज़ थी बच्चे, बहुत कुछ उसमें देखने को मिला, सीखने को मिला, आपको भी मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो होता क्या बच्चे, अगर कोई पर्सन अपनी इनकम को ट्रांसफर कर रहा है ड्यूरिंग द करंट ईयर टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी, देन असेसिंग ऑफिसर उसे कह सकता है कि सर रुकिए, आप अपनी इनकम को ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते, आप हमें हमारा टैक्स दीजिए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए, जिस स्कूल में पढ़ना है आप पढ़िए। उसके बाद आता है सर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर, द इनकम ऑफ द पीरियड from the expiry of the previous year up to the date of such discontinuation may at the discretion of the assessing officer be charged to the income tax of that assessment year। तो सर इनकम असेसिंग ऑफिसर चाहे तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का की असेसमेंट सेम प्रीवियस ईयर में भी करवा सकता है। तो बच्चे बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, आई होप कि आपको ये पहले से पता होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चे हमारा, लीवी ऑफ इनकम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। अब इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई थ्योरेटिकल टॉपिक हमारे पास होगा, नहीं है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट शुरू हो चुके हैं। अब कुछ बोरिंग नहीं है बच्चे, अब हमारी टैक्सेशन की इंटरेस्टिंग क्लासेस शुरू होंगी और इसके बाद आप पूरी टैक्सेशन कंप्लीट कर लेंगे। एक भी बोरिंग क्लास हमारी नहीं होने वाली, प्योरली इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी। देखिए बच्चे, लीवी ऑफ इनकम टैक्स क्या कहते हैं, चार्जिंग सेक्शन 4, इनकम टैक्स इज टैक्स लिवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। देखिए बच्चे, हमने 3 चीजें की, हमने इनकम के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल सर, हमने प्रीवियस ईयर के बारे में भी ज्ञान लिया अभी, यस सर, और हमने पर्सन के बारे में भी पढ़ चुके, यस सर। तो इन बेसिक बातों का बच्चे पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम जो कुछ करने वाले हैं वो हमारा अब तक का जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ए पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ए फर्म, ए कंपनी, एक्सेट्रा। तो टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। बच्चे सबसे पहली बात आती है, आप टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करेंगे। बच्चे, यू कैन अर्न इनकम फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सोर्सेज, you can earn income from n number of sources, but according to income tax act you can earn income only from 5 sources. I told you earlier also, you can earn income only from 5 sources. What are they? First, income from salary. The second is income from house property. The third one is income from business profession. Fourth one is capital gains, and fifth one is income from other sources. अदर सोर्सेज इज बेसिकली आपका एक रिमेनिंग है, एक डस्टबिन की तरह की, जो भी इनकम पिछले 5 हेड्स में नहीं फॉल करती, डस्टबिन में डाल दो, अदर सोर्सेज में डाल दीजिए। तो बच्चे, हम
किस तरह से इनकम को कंप्यूट करें, किस तरह से हमारी टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन होगी, सरचार्ज कब लगाया जाएगा, 87A की जो आपको रिबेट मिलती है कब दी जाएगी, आपको डिडक्शन कब अलाउ की जाएगी, और आपको जो ये अपने सेस होते हैं ये कब अप्लाई किए जाएंगे। तो ये बच्चे बहुत सारी बातें होती है, अगर आप इनके स्टेप गलत कर देते हैं तो बच्चे कंप्यूटेशन गलत हो जाएगी। अब ऑफिस में आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, 4 उंगलियां दबाई हो गया काम। लेकिन बच्चे क्या आप मतलब सॉफ्टवेयर के लिए बने हैं? नहीं, आप हो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सॉफ्टवेयर किन के लिए होता है बच्चे? सॉफ्टवेयर उनके लिए होता है बच्चे जिनको ज्ञान नहीं होता। अगर आपसे एक बार सॉफ्टवेयर हटा दिया जाए आपके सामने से, और आपको एक MS वर्ड की फाइल दे दी जाए या फिर एक्सेल की फाइल दे दी जाए और आपको कहा जाए कि सर कंप्यूटेशन बनाइए, अगर बच्चे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो बच्चे आप तो कंप्यूटेशन गलत बना दोगे। और अगर आपने कंप्यूटेशन गलत बना दी बच्चे, ब्लंडर, बिकॉज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये ब्लंडर हो जाएगा बच्चे कि आपने कंप्यूटेशन गलत कर दी। तो आप बच्चे इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं कीजिएगा, बिकॉज अभी आपको एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सॉफ्टवेयर रिलाई करते हैं तो बात समझ में आती है, अभी आपको एग्जाम भी क्लियर करने हैं। और बच्चे ये जो पॉइंट है हमारा लिवी ऑफ इनकम टैक्स, ये आपको अभी थ्योरेटिकल इसलिए लग सकता है क्योंकि अभी हम सिर्फ एक प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन बच्चे ये प्रोसेस आपकी एग्जाम में 20 मार्क्स की वैल्यू रखती है। आपको लगेगा सर ऐसा थोड़ा ना होता है, PGBP से क्वेश्चन आता है या फिर एक मिक्स क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे प्रोसेस तो नहीं आती ना। प्रोसेस तो आप यही सीखेंगे, बाद में आपको प्रोसेस नहीं सीखने को मिलेगी। सो बच्चे अटेंटिव रहिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये एक बच्चे छोटा सा आपकी CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में ये दिया हुआ है, मैंने वहीं से कॉपी किया, थोड़ा सा कलरफुल बना लिया मैंने, सो दैट कि इंटरेस्टिंग रहे। वहां पे ग्रीन कलर में दिया होता ओनली। तो बच्चे सबसे पहली बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम कंप्यूटेशन कैसे करें, टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करें, और टोटल इनकम होती क्या है। तो बच्चे सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पे बच्चे आपका कंप्लीट चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम टू मिनिमम 5 मार्क्स का काम। आप 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां से बिल्कुल आ सकता है। MCQs भी आते हैं सर, केस स्टडी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे आपको पता है अब केस बेस्ड स्टडी पूछी जाती है आपसे। अब केस बेस्ड स्टडी क्या है, आपने क्या रिसेंट जो मॉक टेस्ट पेपर है उसे चेक किया है? अगर बच्चे नहीं किया, एक बार रिसेंटली जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर इशू किया है, एक बार आप उसे जरूर खोल के देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो केस बेस्ड स्टडी हो चुकी है। अब ये केस बेस्ड स्टडी क्या होती है बच्चे? कुछ नहीं होता, फ्री के मार्क्स होते हैं। पहले आपको MCQ खुद से सोच के आंसर करना होता था, नाउ अब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में ही आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करके उसको आंसर करना होता है, प्रोवाइडेड आपको रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का ज्ञान हो। वो हम सीख ही लेंगे यार, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो बच्चे हमारा सबसे पहले हमने देखना होता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। अब एक असेसी, एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है बच्चे? एक इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ये कैसे? हाँ जी सर, रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। एक पर्सन जो पूरे साल पिछले साल इंडिया में था ही नहीं, तो क्या वो रेजिडेंट हो जाएगा? नहीं सर। सिटीजनशिप क्या होती है सर? रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है? कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन होता है? चलो इंडिविजुअल का तो वो इंडिया में था या नहीं था, एक कंपनी का कैसे करेंगे, फर्म का कैसे करेंगे? बच्चे ढेर सारे प्रोविजन है, लेकिन सारे के सारे कहां पर हैं? चैप्टर 2 में है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। तो बच्चे प्रोसेस में सबसे पहले आता है कि आपको, अगर आपको कोई कहता है कि सर मेरी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन बना दीजिए, तो आप उससे सबसे पहले क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर मुझे बताइए व्हाट इज योर रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप रेजिडेंट हैं, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो ये सब बातें बच्चे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी अगर हम पढ़ेंगे तो डुप्लीकेसी होगी, वो मैं चाहता नहीं। उसके बाद आता है सर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर द 5 हेड्स। बच्चे ये क्लासिफिकेशन क्या? मैंने अभी बताया बच्चे, इनकम यू कैन अर्न इनकम ओनली फ्रॉम 5 सोर्सेज। 6 सोर्स नहीं है सर हमारे पास, ओनली वी हैव 5 सोर्सेज। बच्चे आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी। आप अब आर्टिकल्स हो बच्चे, आप आर्टिकल हो, कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो बच्चे आपको क्या मिला करेगी? सैलरी मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको सैलरी मिलेगी, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी।
बच्चे आपके पास एक घर भी है, आपके पास एक बंगला भी है, आपने मुंबई के पोश एरिया में एक बंगला भी खरीद लिया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सैलरी थी उससे। अब उस बंगले से आप, अब बंगले में आप खुद नहीं रहते, आप तो दिल्ली में रहते हो, आपका एक बंगला मुंबई में एक्स्ट्रा है, दिल्ली में भी आपका है, मुंबई में एक एक्स्ट्रा है। अब बच्चे उसमें शाहरुख खान ने आपसे किराए पे ले रखा है वो बंगला रहने के लिए, उससे आपको किराया मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है। तो बच्चे वो रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा बच्चे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में, बिकॉज आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी है जहां पर शाहरुख खान आपसे किराए पर लेके रह रहे हैं। तो बच्चे वो इनकम कौन सी होगी? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब बच्चे आपका एक बिजनेस भी है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सपोज आप बुक्स पब्लिशिंग का आपका काम है, बहुत बड़ा काम है आपका, या फिर मैं कहता हूँ आपकी जूतों की फैक्ट्री है, आपकी जींस की फैक्ट्री है। तो बच्चे ये क्या है? ये बिजनेस है। इससे होने वाली इनकम आपकी कहाँ चार्जेबल होगी? बच्चे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और प्रोफेशन की बात आ गई बच्चे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने ऑफिस खोल लिया, अपना ऑफिस खोल के हम बड़ी बड़ी ऑडिट कर रहे हैं, हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, रिलायंस, इन सब की ऑडिट आ रही है बच्चे आपके पास। तो इनसे जो इनकम होगी वो कहां पर टैक्सेबल होगी बच्चे? इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ पॉइंट कैपिटल गेन। बच्चे आपने वो जो वो शाहरुख खान वाला बंगला था वो सेल कर दिया, आप कहते हो अब तो शाहरुख खान इसमें रह चुका, अब मैं नहीं रहने वाला, मैं तो उसको सेल कर रहा हूं। तो बच्चे आपने वो सेल कर दिया, तो उससे जो इनकम होगी बच्चे वो क्या आएगी? कैपिटल गेन। या फिर शाहरुख खान ने खरीद लिया, वो कहता है सर मुझे आपका बंगला बहुत पसंद आ गया, प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं कहाँ रहूंगा। तो आपने चलो कहा यार चलो ठीक है यार, तू शाहरुख खान है, चल मैं तेरे को दे देता हूँ, मैं सेल कर देता हूँ। तो बच्चे आपने वो अपना बंगला सेल कर दिया, इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन से। क्यों होगी सर? क्योंकि बच्चे वो आपकी कैपिटल एसेट थी। अब ये कैपिटल एसेट क्या होता है? चैप्टर है ना कैपिटल गेन पे, पढ़ेंगे यार, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद बच्चे आपके पास 2-3 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में भी पड़ा है, सेविंग बैंक अकाउंट में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। बच्चे आपने 5-6 करोड़ की एफडी भी करवाई हुई है बैंक में, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने कुछ और कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो भी आपने इन्वेस्ट की हुई है वहां से आपको डिविडेंड इनकम मिल गई, कुछ भी इनकम मिल गई, वो सब आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बच्चे टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम थे बच्चे, सभी के ऊपर अलग अलग अपना अपना चैप्टर है, बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, एक भी चैप्टर हमारा बोरिंग नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि टैक्सेशन बोरिंग है, नहीं, टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइव के स्टडी टीच करवाऊंगा मैं आपको, ये जितने भी मैंने अपनी लाइफ में लाइव केसेस फेस किए हैं मैं आपको सारे बताऊंगा, और आपको आई बिलीव कि यार आपको बहुत हेल्प मिलेगी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है बच्चे, आपने 500 हेड्स की इनकम को जोड़ा, टोटल किया, तो क्या आ जाएगा? कंप्यूट इनकम अंडर द ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग द डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोविजन एप्रिमिजिबल डिडक्शन एग्जम्पशन एंड देयर अंडर। देखिए बच्चे, हेड्स में हमें ये क्यों अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्रॉपर हेड में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है? बच्चे हर हेड का अपने रूल्स हैं, हर हेड में इनकम कंप्यूट करने के अपने रूल्स हैं, हर हेड अपनी इनकम कंप्यूटेशन के टाइम कुछ डिडक्शंस अलाउ करता है। जैसे मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं बच्चे, अगर आपने पहले कभी हल्का फुल्का पढ़ा हो, तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चे, आपको जो आपकी ग्रोज एनुअल वैल्यू है उसमें से कुछ डिडक्शंस मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होती है सेक्शन 24 की 30% की, शायद 30% की होती है, मुझे पता नहीं बच्चे, शायद 50% की भी होती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 30% की होती है बच्चे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है बच्चे। तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद हमें म्युनिसिपल रेंट की भी डिडक्शन मिलती है, नहीं मिलती? इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं यार। तो हर हेड ऑफ इनकम में, एवरी हेड ऑफ इनकम, in every head of income it's had its rule, its own rules for computation of income। तो बच्चे हमें उस प्रॉपर हेड में ही इनकम को चार्जेबल करवाना होता है, सो दैट उस हेड में जो डिडक्शंस अलाउड है, जो हमें उसमें से बताएगा कि आप इन चीज़ों की डिडक्शंस ले सकते हैं, वो हमें उसका बेनिफिट मिल सके। जब हम प्रॉपरली सभी हेड्स की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो बच्चे हम उनको ऐड कर देते हैं, और ऐड होने के बाद हमारी क्या आ जाती है बच्चे, अच्छा अभी बीच में और भी पॉइंट्स है यार। ठीक है, इसने क्या बोला था ये चीज पढ़ लेते हैं एक बार। कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग द डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग द परमिजिबल डिडक्शंस एग्जेम्पशंस देयर अंडर। तो बच्चे डिमिंग प्रोविजंस भी होते हैं, आपकी इनकम को मान लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे चैप्टर्स का पार्ट है बच्चे। अभी मैं अगर आपसे डिस्कस करने बैठ गया, आज की क्लास 24 आवर्स की बन सकती है हमारी। उसके बाद क्या होता है बच्चे, उसके बाद होता है अप्लाई क्लबिंग प्रोविजंस। अरे ये क्या था?
बच्चे आपके पास इनकम ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इनकम हो चुकी थी बच्चे आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, और आपने क्या किया, आपने जो वो शाहरुख खान को किराए पे नहीं दे रखा था घर, वो आपने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया और उससे कुछ लिया भी नहीं अपनी वाइफ से। यू ट्रांसफर योर हाउस टू ऑन द नेम ऑफ योर वाइफ और एंड फॉर विदाउट कंसिडरेशन, कोई आपने उससे एक पैसा नहीं लिया। तो बच्चे क्या होगा, अब जो शाहरुख खान वाला जो रेंट मिल रहा होगा आपको, आप अब किसको मिल रहा होगा, आपकी वाइफ को मिल रहा होगा। तो बच्चे इनकम टैक्स वाले पागल थोड़ी ना है, वो कहेंगे यार ये क्या किया आपने। अब आपकी वाइफ थी, आपकी वाइफ तो मतलब अब वो ऐश करने वाली लेडी थी, वो आपकी तरह से ये नहीं थी, वो ऐश करती थी। तो बच्चे उसकी इनकम थी 0 और आपकी इनकम कितनी थी बच्चे, आपकी इनकम थी 10 करोड़, आपकी इनकम थी पर एनम 10 करोड़ और उसकी आपकी वाइफ की इनकम कितनी थी 0। अब सपोज जो शाहरुख खान के घर से किराया आ रहा था, शाहरुख खान वाले घर से 10 लाख रुपीज आ रहा था, अब आप यहाँ पर अपनी इनकम में अगर 10 लाख रुपीज ऐड करते हैं तो बच्चे आपको एट द रेट ऑफ 30% टैक्स देना होता है, प्लस में एक हायर रेट का सरचार्ज भी आपको पेमेंट करनी होती है। आपने कहा यार इसको थोड़ा सा टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाए, क्योंकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने ये घर ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ के नाम पे, अब ये 10 लाख इसके पास आएगा और अब 10 लाख में से बच्चे बेसिक एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी, ठीक है, और सरचार्ज भी लोअर रेट से ही लगेगा, सरचार्ज तो लगेगा इन 10 लाख की इनकम पर। तो बच्चे आपने इनकम टैक्स को, अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपनी कैपिटल एसेट्स आपने किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी, अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो बच्चे वो क्लब कर दी जाती है, डिपार्टमेंट कहेगा सर देखो कोई बात नहीं, आपने घर ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ के नाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करो, ये इनकम आप अपनी ही इनकम में ऐड करो और उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट करो, हमें हमारा टैक्स की फुल पेमेंट चाहिए। तो ये बच्चे क्लबिंग प्रोविजंस होते हैं, हमारा सिलेबस का पार्ट है, हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें होती है इसमें भी, इंटरेस्टिंग बातें आएंगी कि लोग क्या क्या सोच सकते हैं। ये कंसल्टेंसी है बच्चे, ये जब आप पूरा पढ़ लेंगे सीए इंटर की, अगर आप टैक्सेशन पूरी पढ़ लेते हैं ना बच्चे, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप एक छोटी सिटी में बैठकर कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो। इतना नॉलेज है हमारी सीए इंटर की टैक्सेशन में, चाहे वो अपने सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यू हो, बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है बच्चे। तो ये क्लबिंग प्रोविजन थे बच्चे। उसके बाद क्या होगा, बाद क्या करना होता है बच्चे, उसके बाद आपको करना होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। बच्चे क्या होता है देखो, ये सारे ना स्टेप वाइज स्टेप ही चलेगा, आपको पहले क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करने होते हैं, उसके बाद आप सेट ऑफ कर सकते हो। ये चीजें बाद में हमें कंफ्यूजन करती है, इसीलिए इस चार्ट को ऑलवेज रेफर करना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से आता है बच्चे, तो आप, अगर आप एक जूनियर आर्टिकल हो, बिकॉज अभी तो आपने अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू की होगी ना, तो बच्चे आप एक रेप्यूटेड आर्टिकल बन सकते हो अपने ऑफिस के। अगर आपको ये सारे प्रोविजंस पता है ना, तो आप बाकी के आर्टिकल्स पे अपनी धाक जमाओगे, क्या तो देखो मुझे ये पता है सारे प्रोविजंस। तो बच्चे टैक्सेशन पार्ट आप हमेशा अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, बिलीव में यार बहुत इज्जत मिलने वाली है आपको अगर आप अपना टैक्सेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हो तो, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब ये क्या बला है सर, आपको लास्ट ईयर में लॉस हुआ था बिजनेस में, तो क्या आप वो लॉस खत्म, क्या इनकम पे टैक्स देना होता है बच्चे, टैक्स तो इनकम पे देना होता है, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम ओनली। बट इफ यू, अगर आपको लॉस भी सस्टेन किया है आपने लास्ट ईयर में, तो बच्चे वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट लॉसेज टू सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ करंट ईयर। मतलब लास्ट ईयर में सपोज आपको 8 लाख रुपीज का लॉस हुआ बच्चे, तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में सपोज आपको इनकम हुई है 10 लाख की, तो क्या करोगे 10 लाख माइनस 8 लाख, आपको 2 लाख पर ही टैक्स देना होता है। तो इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड या फिर एंड सेट ऑफ लॉसेज, ये ही होता है हमारा। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन होते हैं बच्चे, कि आपको टाइम पे रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, आप कुछ इंटरहेड की भी होती है कि आप सैलरी से बिजनेस के लॉसेज को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेज के लिए भी एक लिमिट लगा दी गई है, पहले लिमिट नहीं होती थी, अब एक लिमिट लगा दी गई है। और स्पेकुलेशन बिजनेस का आपका लॉस है, वो आप नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे यार मतलब दिए हुए हैं हमारे अंदर प्रोविजंस। तो ये भी हम, इसके लिए भी एक चैप्टर बना हुआ है बच्चे सेपरेट, उसको पढ़ेंगे। जब हम ये सब कर लेते हैं तो बच्चे हमारी आती है ग्रोस टोटल इनकम। अब बच्चे ग्रोस टोटल इनकम अगर आप नॉर्मली किसी से पूछ के देख लेना, वो आपको कहेगा 5 हेड्स की इनकम को जोड़ दो ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है। नहीं बच्चे, ग्रोस टोटल इनकम इज आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजन एंड आफ्टर अप्लाइंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस, देन
इट कम्स क्या, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम से बच्चे हम क्या करते हैं, हम डिडक्शंस अलाउ करते हैं। डिडक्शंस कौन सी बच्चे, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाली, वो मेडिकल इंश्योरेंस वाली, वो हाउस प्रॉपर्टी पे किए गए इंटरेस्ट प्रिंसिपल वाली, आपको याद आ रहा होगा, तो प्रिंसिपल वाली सॉरी। तो 80C से आपकी 80U 80 TTA पता नहीं कितनी कितनी हमारी डिडक्शंस हैं। तो सारी की सारी डिडक्शंस बच्चे 80C चैप्टर 6 बोलते हैं इसको, चैप्टर 6 की जितनी भी डिडक्शंस हम अलाउ करेंगे। बहुत आसान होती है बच्चे, बहुत। कई बच्चे कहते हैं यार लिमिट्स में उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हो भाई, किस लिए उलझ जाते हो, आपको कंसल्टेंसी नहीं देनी क्या आगे, तो कंसल्टेंसी देनी है ना बच्चे, तो इसको इस तरह से पढ़ो कि मुझे किसी को कंसल्टेंसी देनी है, मुझे किसी को बताना है। जब आपके अंदर बच्चे ये एटीट्यूड आ जाएगा ना कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें कल बैठकर किसी को ये कंसल्टेंसी देनी है, बच्चे इनकम टैक्स आपके टिप्स पे आ जाएगा। तो हमें इस एटीट्यूड से पढ़ना है बच्चे। एग्जाम तो पास हो जाएंगे यार, एग्जाम का कुछ भी कोई इशू नहीं है, सीए जैसा इजी एग्जाम कोई है ही नहीं। एग्जाम की टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिए प्रैक्टिकल कंसल्टेंसी की, कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करे, कोई क्लाइंट क्वेश्चन पुट करे, मैं अटक तो नहीं जाऊंगा। बच्चे वो एटीट्यूड अपने अंदर लेके आइए। इनकम टैक्स में आपके 70 to 80 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा, आप उनको ध्यान में रखते जाइएगा, उन चीज़ों को करते जाइएगा। बच्चे इनकम टैक्स में 60-70 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सीए के एग्जाम में बहुत आसान पेपर होते हैं यार, और सीए इंटर की तो बहुत आसान होती है टैक्सेशन, ठीक है। तो आप जब डिडक्शंस अलाउ कर देते हैं तो बच्चे आपकी आ जाती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम क्या होती है बच्चे, टोटल इनकम दैट इज चार्जेबल टू टैक्स। चलिए सर आगे आइए। उसके बाद हम डिटेल में अब थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे इन सभी पॉइंट्स के बारे में, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब ओवरव्यू में मतलब हम अब पहले क्या था बच्चे, हम पहले पानी को, समुद्र को बाहर से खड़े होकर देख रहे थे। अब हम हल्का सा समुद्र में जाएंगे, हम मतलब हल्के हल्के कंटिनेंटल शेल्फ तक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम गहरे समुद्र में उतरेंगे, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ के लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या था बच्चे, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। अगर बच्चे आपके पास कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि सर मेरी इनकम कंप्यूट कर दीजिए, और अगर आपने उससे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछा तो बच्चे आप गलती कर रहे हैं। आप सबसे पहले पूछेगा कि सर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट है, आप लास्ट ईयर इंडिया में कितने टाइम थे। आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है बच्चे। आप ये एज्यूम मत कीजिएगा कि हमारे पास तो ओनली इंडियंस आते हैं। अगर सपोज आपने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास तो ओनली इंडियंस आते हैं और वो था बच्चे कोई नॉट रेजिडेंट, तो आपने तो उसकी कंप्यूटेशन गलत बना दी। तो ऑलवेज जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो मेन होता है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है सर। हम जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस के कारण हमारी इनकम वेरी करेगी। एक रेजिडेंट के लिए इनकम, सभी इनकम टैक्सेबल होती है, बट एक नॉट रेजिडेंट के लिए सभी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तो चलिए एक बार हल्का सा ओवरव्यू और ले लेते हैं इसमें। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन हैज टू डिटरमाइन टू एसर्टेन विच इनकम टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। कि कौन सी इनकम कंप्यूट करें। अब सपोज इंडिया में रहने के लिए एक फॉरेनर आ जाता है, ठीक है। अब फॉरेनर आके इंडिया में जॉब करने लग जाता है। आप उस फॉरेनर को जो इंडिया से सैलरी मिलेगी बच्चे, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? सर लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया से अर्न कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारे जर्मन जर्मन इंडिविजुअल्स हैं, वो आकर जॉब करते हैं हमारी कंपनीज में एज टेक्निकल कंसल्टेंट्स। तो उनको जो इंडिया से सैलरी मिलती है बच्चे, वो तो टैक्सेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया से कमा के जा रहे हैं। अब बच्चे उन जर्मन रेजिडेंट्स के पास जर्मनी में कोई हाउस प्रॉपर्टी है और वहां से उन्होंने कोई इनकम अर्न की, वहीं पर उनको मिल रही है, उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। इंडिया वाले टैक्स ले लोगे क्या आप? नहीं सर, आप उस इनकम पे उसके टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन बच्चे एक इंडियन है, मैं एक इंडियन हूं, मैंने यूएसए में एक फ्लैट ले लिया, मुझे वहां से इनकम हो रही है, तो मुझे बच्चे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक रेजिडेंट हूं। तो बच्चे एक रेजिडेंट के लिए और एक नॉट रेजिडेंट के लिए स्कोप ऑफ इनकम अलग अलग है। ये कैसे होगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे? चैप्टर नंबर 2 है बच्चे, इसी के बारे में 2-3 लेक्चर हम उसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स 1961 कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। बच्चे एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें होती है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या नॉट रेजिडेंट हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो बच्चे वो फर्दर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है।
कब वो रेजिडेंट होगा, कब वो नॉट रेजिडेंट होगा, बच्चे बहुत सारे रूल्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ईजी है यार, बहुत आसान है। तो इंडिविजुअल के केस में बच्चे क्या होता है, अगर कोई कहता है कि इंडिविजुअल के केस में क्या हो सकता है सर, क्या ये रेजिडेंट हो सकता है या नॉट रेजिडेंट हो सकता है। इफ ही इज ए रेजिडेंट देन ही कैन बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। The residential status of a person determines the taxability of the income. For example, income earned and received outside India will not be taxable in the hands of a not resident, but it will be taxable in case of resident and ordinary resident. तो बच्चे ये सारे बहुत सारे रूल्स हैं। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन शायद इसी पॉइंट से आता है कि एक रेजिडेंट और एक नॉट रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे इस पॉइंट से बनता है और 4 मार्क्स का आपका अदर रेजिडेंशियल स्टेटस से बनता है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं 4 मार्क्स का नहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन सेट होता है कि आपका क्वेश्चन है ना, उसमें वो शुरू में ये बताता है कि एक पर्सन है वो इंडिया में इतने दिन रहा, देन वो इंडिया से बाहर चला गया, और उसके बाद वो आपका 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा होता है। बच्चे क्वेश्चन में अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिटरमाइन ना कर पाए ना, आप पूरा क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाओगे उसको। तो हमेशा याद रखिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ध्यान से करना है। 2 मिनट फालतू लगा लेना उसकी कंप्यूटेशन पे। उसके बाद बच्चे सेकंड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया बच्चे, अभी फिलहाल जितना बताना चाहिए था कि वी कैन अर्न इनकम फ्रॉम 5 हेड्स ऑफ इनकम, और 5 हेड्स के इनकम में ही हमें वो उनकी कंप्यूटेशन करनी होती है। रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद आती है बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। ये उसी के कंटिन्यूएंस में मान के चलिए, इनकम is to be computed in accordance with the provisions governing a particular head of income. Exemption, there are certain income which are wholly exempt from income tax. जैसे agriculture income है बच्चे, these income have to be excluded and will not be form part of the total income. Also some income are partially exempt, जैसे house rent allowance है बच्चे। house rent allowance का मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था, कुछ प्रोविजंस होते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A याद है क्या? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A बच्चे सेक्शन तो मैं आपको है ना टिप्स पे याद करवाऊंगा, देख लेना आप। उसके बाद कुछ डिडक्शंस अलाउ होती है, देयर आर डिडक्शन एंड अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली इनके ऊपर चैप्टर है बच्चे, चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना, अभी फालतू बातें करने का क्या फायदा है। क्लबिंग प्रोविजंस मैंने बता दिए थे आपको, क्लबिंग प्रोविजंस होते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वर्ड के बारे में बता चुका हूँ आपको अभी। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम हो जाती है, डिडक्शंस अलाउ करते हैं। और उसके बाद हमारी क्या जाती है बच्चे, नेट इनकम। कहाँ गई भाई? ग्रोस टोटल इनकम। अच्छा, ग्रोस टोटल इनकम के आगे कुछ दिया हुआ है, तो कहते हैं जी डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम कैसे कैसे मिलती है। डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, डिडक्शंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं डिडक्शंस के बारे में। तो बच्चे कुछ डिडक्शंस तो हमारी कैसी होती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। आप कुछ पेमेंट करोगे सर, उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ डिडक्शंस मिलेगी। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपकी सी एंटर की बुक में बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, लेकिन अभी लिस्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बच्चे। लिस्ट पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर में, उस टाइम इसका फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम हम इन चीज़ों को समझने के लायक बन जाएंगे। आज की डेट में इन चीज़ों को शायद हम उतने अच्छे से समझ ना पाए, इसलिए मैंने लिस्ट को छोटा कर दिया है। तो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया आपका, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारी जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको इनकी डिडक्शंस मिलेगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, आपने कुछ अर्न किया है उसकी रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलेगी। जैसे रॉयल्टी इनकम बच्चे, आपकी अगर रॉयल्टी इनकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स, तो आपको रॉयल्टी इनकम से कुछ डिडक्शंस मिलती है। कितनी मिलती है बच्चे, डिडक्शन वाले चैप्टर में करनी है हमने। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट, बच्चे एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन TTA 80 पता होगा सबको। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग, आपने कोई इनकम अर्न की है इसलिए आपको कोई डिडक्शन मिल रही है। या फिर अदर डिडक्शन कैसे है, जैसे सर डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिजेबिलिटी, आप किसी डिजेबल पर्सन का ट्रीटमेंट करवाते हो या आप किसी डिजेबल पर्सन की टेक केयर कर रहे हो, तो भी आपको एक डिडक्शन मिलती है। तो वो डिडक्शन क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ध्यान रख रही है पर्सन का, आपको अप्रिशिएट करेंगे जब आप इन डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सर टोटल इनकम। सारी डिडक्शंस वगैरह अलाउ करने के बाद जो
एंड रिजल्ट निकल के आता है, फिल्टर्ड रिजल्ट निकल के आता है, वो होती है आपकी टोटल इनकम। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। बच्चे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इसका सेक्शन मैंने अभी नहीं बताया, नहीं दे रखा नीचे, सॉरी। इसका सेक्शन भी आपको याद रखना है, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 288A। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ये सेक्शन भी याद रखना है, आपकी रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ। तो द टोटल इनकम सो कंप्यूटेड विल हैव टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 इफ द लास्ट फिगर इन द रूपी एलिमेंट इज 5 रुपीज और मोर। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर अमाउंट इफ ए मल्टीपल। अच्छा सिंपल सी बात है, राउंड ऑफ कैसे करोगे यार? देखो आपकी इनकम है 55 तो इसको लिखेंगे आप 60, आपकी इनकम है 56 तो भी आप लिखेंगे 60, आपकी इनकम है 57 तो भी लिखेंगे 60, आपकी इनकम है 54 इसको लिखोगे सर 50, आपकी इनकम है 50 तो 50 लिखोगे, 51 है तो भी 50 लिखोगे, 59 है तो भी 60 लिखोगे। ठीक है, राउंड ऑफ तो करना आता है यार, पता है। कहते हैं सर टोटल इनकम है 41465, ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद आता है सर राउंडिंग ऑफ टैक्स, ये है सेक्शन 288B, ये भी आप याद रखेंगे विद सेक्शन, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ₹10। अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग टीडीएस और एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा एंड रिफंड शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 पे आप सर उसे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। मैं आपको कंप्यूटेशन वगैरह दिखाऊंगा, असेसमेंट ऑर्डर भी दिखाऊंगा। जो डिपार्टमेंट आपकी 143(1) में आपकी असेसमेंट नहीं बोल सकते उसे, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो एक्चुअल में नाम क्या है मैं नहीं बता रहा एक बार। तो जो डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करता है आपको वेरियस लेटर, मैं आपको सारे लेटर दिखाऊंगा, क्लाइंट का नाम छुपा लूंगा मैं, डोंट वरी, आपको किसी क्लाइंट का नाम नहीं पता चलेगा। तो उसमें बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से 147 के, 133 के, 144 के, इस तरह के आपके असेसमेंट और नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के थ्रू मिलते हैं। जो बच्चे ऑफिस जाते हैं बच्चे, उनके पास तो फाइलें भरी होती है वहाँ पर, लेकिन जो बच्चे ऑफिस नहीं जा रहे, अपने घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो या फिर जो CS के या CWA के बच्चे हैं, उनको शायद ये नोटिस वगैरह की प्रैक्टिकल नॉलेज अभी ना हो। तो उन बच्चों के लिए मैं एक क्लास में कहीं भी बीच में इन बिटवीन मैं आपको वो नोटिस वगैरह दिखाता रहूँगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ होती है, इस तरह से होता है, कंप्यूटेशन इस तरह से बनती है, डिपार्टमेंट इस तरह से अपने को नोटिस, डिपार्टमेंट भी अपनी कंप्यूटेशन करके सेल करता है, इंटीमेशन बोलते हैं उसको, मैं जो बता रहा था आपको। तो डिपार्टमेंट भी इंटीमेशन सेंड करता है, तो वो इस तरह से कैलकुलेट होती है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है यार क्लास में फिर बैठना ना। एप्लीकेशन ऑफ द रेट ऑन द टैक्स ऑफ इनकम। तो बच्चे इंडिविजुअल के लिए अलग रेट्स हैं। अब इंडिविजुअल में भी मेल्स, फीमेल्स, सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सबके लिए रेट्स थोड़े से अलग होते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा ज़्यादा कंसेशन दिया जाता है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा कम दिया जाता है, मेल्स को तो कुछ भी नहीं दिया जाता बच्चे। मेल्स को तो मतलब है ना, गर्दन पकड़ के उसका सारा अंदर का टैक्स बाहर निकाल लिया जाता है। तो एक रेट ऑफ टैक्सेस की बात है बच्चे, कंपनीज पर अलग तरह के टैक्स रेट लगते हैं। इनकम सोर्स पे डिपेंड करेगा, कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग है, आपकी लॉटरी इनकम पे टैक्स रेट अलग है, आपकी जनरल इनकम पे, एग्रीकल्चर पे टैक्स है ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें यार, ये सारी हमें पढ़नी पड़ेगी रेट ऑफ टैक्सेस वाले पॉइंट में। द रेट ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ सेसेस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। फॉर इंडिविजुअल HUF देयर इज ए स्लैब रेट एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। देखिए इंडिविजुअल और HUF के लिए आपके क्या है, स्लैब रेट है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एट प्रेजेंट द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000। अब बच्चे जो 5 लाख कहते हैं ना, उनके मुंह पे कुछ भी नहीं कहना, ठीक है। आप प्रोफेशनल हो, आपने कुछ नहीं कहना। बेवकूफ़ लोगों के साथ हमारी कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आपको कोई कहेगी 5 लाख का स्लैब है, आपके ना हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। इवन यार मुझे किसी ने समझा दिया था कि 5 लाख का स्लैब है, मैंने कहा ओके, मैं बिल्कुल भी उसके आगे मैंने वर्ड नहीं किया कि नहीं सर 250 का है, 87A की रिबेट है। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो बच्चे बेवकूफ़ हो गए, कभी भी मुंह नहीं लगना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो और कंपनी सेक्रेटरी और CMA भी हो भाई। कभी आप सोचो कि CA के लिए बोले जा रहे हो। मेरी बिरादरी है बच्चे, मैं CA हूँ, इसलिए मेरे को CA की थोड़ी सी फेवर ज़्यादा आती है। This means that no tax is payable by individuals with income up to ₹2,50,000. Those individuals who
income is more than 2,50,000 but less than rupees 5 lakh will have to pay tax on their total income in excess of 2,50,000 at the rate of 5%. तो बच्चे टैक्स रेट भी बहुत कम कर दिया गया है वैसे, तो छोटा सा यार 5% ही तो है. However, resident individuals in slab enjoy full rebate of tax under section 87A. Resident individuals in this slab enjoy full tax rebate under section 87A. तो बच्चे रिबेट मिलती है. स्लैब तो आपका 2,50,000 का ही है, लेकिन आपको एक रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 87A. अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़ है तो आपको 12,500 अप टू दी जाती है. मतलब आपका टैक्स अगर इतना बन रहा है तो आपको पूरे टैक्स से माफ़ी दे दी जाती है. ठीक है. द टोटल इनकम बिटवीन 5 लाख एंड 10 लाख अट्रैक्ट्स 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो बच्चे आपको 30% टैक्स से अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है. तो ये रेट ऑफ टैक्स आपको बताए गए हैं, आपको याद करने हैं बच्चे. आपसे कई बार 1 मार्क्स के या फिर किसी क्वेश्चन में MCQ में ये पूछा जा सकता है रेट ऑफ टैक्सेशन के बारे में भी. और वैसे भी हमने क्या करनी है बच्चे, हम बनेंगे इनकम टैक्स के कंसल्टेंट. जब तक हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहे, हम क्या है बच्चे, इनकम टैक्स के कंसल्टेंट हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तो हम पता नहीं क्या बनेंगे. द टैक्स हैव टू बी अप्लाइड ऑन द टोटल इनकम arrive at the income tax liability for certain special income like long term capital gain, lottery income, specified short term capital gain. slab rate are not applicable. इनके लिए slab rate applicable नहीं होता बच्चे. रूल्स हैं यार, बहुत सारे रूल्स हैं, पढ़ने पड़ेंगे. अब क्या करें. These income are taxable at special rate of taxation while slab rate are given in annual finance act. Special rate are contained in the income tax act itself. बच्चे मैंने एक चीज बताई थी आपको शुरुआत में कि कुछ टैक्स रेट तो आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं, लेकिन कुछ टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में भी दिए हुए हैं. तो जो रेट इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं उनके ऊपर स्लैब रेट बच्चे अप्लाई नहीं होगा. स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है और इनकम टैक्स एक्ट में आपको बताया गया है. उसके बाद आता है सर सरचार्ज रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अब ये क्या था, सरचार्ज. सर सरचार्ज क्या होता है बच्चे, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट. बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है ये भी एक किस्म से. सरचार्ज मतलब बच्चे, सरचार्ज का मतलब है आपकी इनकम ज्यादा है, सरकार को आपसे जलन हुई, सरकार कहती है आपकी इनकम तो बहुत ज्यादा है, आप हमें और टैक्स दो. सरकार की भूख बढ़ गई आपकी इनकम को देख के. वो कई बार होता है ना, किसी के पास ज्यादा होता है तो कहते हैं यार इसके पास तो बहुत ज्यादा, इससे थोड़ा सा ले लो ना. तो सरकार की भी बच्चे इसी तरह से मंशा है. अगर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना और आप 50 लाख से ऊपर इनकम अर्न करने लग जाओगे, सरकार की भूख बढ़ जाएगी. सरकार कहती है अरे आप तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, लाओ सरचार्ज दो. तो बच्चे सरचार्ज होता है एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी और वट एवर बी द असेसी. तो सरचार्ज क्या होता है बच्चे, सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स. बच्चे इनकम पे कैलकुलेटर नहीं होता सरचार्ज, कभी इनकम के ऊपर लगा दो, एसएससी मारा जाएगा बेचारा. आपने आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर आपका एप्लीकेबल क्या होता है, सरचार्ज होता है एप्लीकेबल. तो सरचार्ज क्या होता है बच्चे, टैक्स ऑन टैक्स. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, उसी तरह से सरचार्ज क्या होगा बच्चे, सरचार्ज होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स. आपकी मैं अगर सपोज करूं आपकी इनकम है बच्चे सपोज 1 करोड़, आपकी इनकम कितनी है बच्चे 1 करोड़. आपकी टैक्स लायबिलिटी सपोज एट द रेट ऑफ 10% आपको टैक्स पेमेंट करनी है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई बच्चे 10 लाख रुपीज. तो आपकी सरचार्ज कितना है, अब मैं कहता हूं सर 10% सरचार्ज है, तो बच्चे सरचार्ज है 1 लाख रुपीज का, 10 लाख का 10%, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई 11 लाख की. तो जो आपका सरचार्ज होता है व्हाट इज सरचार्ज, सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, इट इज नॉट ए टैक्स ऑन इनकम. टैक्स ऑन इनकम इज द इनकम टैक्स, सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स. तो सरचार्ज इज लिवाइड एट ए परसेंटेज ऑन द इनकम टैक्स. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार है ना कंफ्यूज करने के लिए, इसके ऊपर भी MCQ हमें देखने को मिल सकता है एग्जाम में. In case where the total income of an individual HUF, AOP, BOI, artificial judicial person, क्या होता है सर, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, जुडिशियल पर्सन और सरचार्ज का रेट क्या है. इंपॉर्टेंट है सर, याद करोगे, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है. सरचार्ज के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके ऊपर अमेंडमेंट्स भी आती रही हैं. पिछले के 2-3 सालों में इसके ऊपर अमेंडमेंट आई है, तो आप इसको इन सरचार्ज के रेट्स ध्यान से पढ़ने हैं. कहता है सर अगर आपकी इनकम लेस देन 50 लाख है तो आपको कोई भी सरचार्ज की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से प्लस है, आपकी इनकम है सर 50 लाख प्लस और है अप टू
अप टू, या इसको कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, तो आपको सर 10% ऑफ इनकम टैक्स आपको सरचार्ज की पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपकी इनकम सर 50 लाख रुपीस है तो आपको कोई सरचार्ज पेमेंट नहीं करनी। लेकिन बच्चे हम क्या है, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें तो सरचार्ज पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो बच्चे 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% की रेट से सरचार्ज की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है और अप टू रुपीज 2 करोड़ है तो आपको 15% के रेट से सरचार्ज की पेमेंट करनी होगी। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और अप टू है रुपीज 5 करोड़ तो आपको सर 25% के रेट से सरचार्ज की पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर है तो बच्चे आपको 37% ऑफ इनकम टैक्स के रेट से सरचार्ज की पेमेंट करनी होगी। तो बच्चे इनका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 10, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 12, 5, 10, 12। और इनका डिफरेंस क्या है बच्चे, 1 से 2 हुआ 1, 2 से 5 हुआ 3 और 5 से अब बहुत सिंपल। तो आपको याद क्या करना है बच्चे, ये तो याद रह जाएगा, ये वाला पोर्शन याद रह जाएगा, 50 लाख से 1 करोड़, 1 से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 करोड़ एंड अबव। ये वाला याद करने के लिए क्या करना है, 10, 10 में ऐड करो 5, 5 में ऐड करो 10, 10 में ऐड करो 12, ठीक है। तो 5, 10, 12, 5, 10, 12। या फिर अगर ये याद रख सकते हो, वैसे तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं यार, याद ऐसे भी रख सकते हो, 10%, 15%, 25% एंड 37%। तो ये आपके 4 रेट ऑफ टैक्स हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखेंगे, एमसीक्यू में फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सीएस में शायद एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन सीएमए में और सीए में एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली तैयार करना। उसके बाद आती है बच्चे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इंपॉर्टेंट है बच्चे, और खासकर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रिश्तेदारों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपके जो रिश्तेदार है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जैसे किसी को पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स कर रहे हो, तो सबसे पहले आपसे इनकम टैक्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यार तू सीए कर रहा है यार, मुझको एक चीज़ बता। वो आपसे ना कोई इनकम टैक्स का पॉइंट पूछेगा, उसको कहो मालिक मैं अभी सीए कर रहा हूँ, की नहीं है, कर रहा हूँ यार, मुझे अभी ये कंसेप्ट पढ़ने बाकी हैं। लेकिन उनको कौन समझाए यार। तो प्रिपेयर रहो, अपनी इनकम टैक्स तैयार रखो, सो दैट कि इस तरह के रिश्तेदारों का मुंह बंद किया जा सके। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यार हमारे ना, सीए करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं। रिजल्ट आ गया, सीए क्लियर होगी, पेपर रह गया, पढ़ता नहीं होगा। ऐसी बातें सुनने को मिली होगी ना। वैसे यार ये बातें नहीं सुनने को मिले कि रह गया, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम में अपनी सीए क्लियर करेंगे, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A बच्चे क्या है, बहुत बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोअर इनकम ग्रुप को। बच्चे अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है तो आप 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल की बात है सर, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगर उसकी इनकम है लेस देन रुपीज 5 लाख। तो बच्चे जो 5 लाख तक की इनकम के ग्रुप वाले थे, अब 5 लाख की इनकम में क्या होता है बच्चे, आजकल कुछ नहीं होता यार, ठीक है। छोटी सिटीज का तो चलो फिर भी काम चल जाता है, बड़ी सिटीज है, दिल्ली है, मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है, बेंगलोर है। तो ये बच्चे जो बड़ी सिटीज है इनमें 5 लाख से कुछ क्या होता है, कुछ नहीं होता बच्चे। एक लेबर क्लास की शायद इतनी इनकम हो सकती है 5 लाख रुपीज। तो उन्होंने कहा कि सर 5 लाख तक की इनकम जिन पर्सन की है हम उन्हें रिलीफ देते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी, इंडिविजुअल्स की, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कहानियां और बताता हूं उसके बारे में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल्स, बच्चे इंपॉर्टेंट है ये। मैं पेन का मार्क नंबर चेंज कर लूँ क्या, पेन चेंज कर लेते हैं सर, ये कर लेते हैं। तो कहते हैं सर इंडिविजुअल्स, अब जो मैं सर्कल वगैरह कर रहा हूं ना इनको ध्यान से देख लेना। टैक्स पेयर हु आर इन द 5% टैक्स स्लैब, 5% टैक्स स्लैब का मतलब आपकी इनकम कहां तक है बच्चे, 5 लाख रुपीज तक है। Section 87A provide a rebate from the tax payable by the assessee being an individual. Being an individual, condition number 1. Resident in India, condition number 2. Whose income does not exceed rupees 5 lakh. अगले पेज पे मिल जाएगा 5 लाख। कंडीशन नंबर 3, तो बच्चे 87A की रिबेट लेने के लिए आपको एक इंडिविजुअल होना जरूरी है, आपको रेजिडेंट होना जरूरी है, और आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए।
द रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर और एन अमाउंट इक्वल टू 12,500 विच एवर इज लेस। एक छोटी सी मैंने समरी बनाई हुई है, ये समरी भी मैंने किसी बुक से ही उठाई होगी बच्चे, मैं मेहनत नहीं कर रहा इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनको उठा के लेके आऊंगा, कहीं से बनाऊंगा भी सही, केस स्टडीज बना के दूंगा बच्चे आपको। लेकिन ये जो बेसिक सी बातें हैं इनके ऊपर मैं मेहनत नहीं कर रहा, ये तो मैं आपकी बुक से उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा बच्चे। कई टीचर्स क्या करते हैं, स्टडी मैट को कॉपी करते हैं और नाम लिख देते हैं अपना। अरे किस लिए यार, कोई मेडल मिलने है क्या? बच्चों को सब पता होता है, वो हमसे ज़्यादा बुक पढ़ते हैं। तो ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए यार, ठीक है। होता क्या है बच्चे, देखिए अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है, अच्छा सरचार्ज की भी बात साथ में, रिबेट की भी बात साथ में, क्या बात है बच्चे, मजा आ गया अब तो। कहते हैं सर आपकी इनकम है लेस देन 5 लाख रुपीज, क्या आपको सरचार्ज देना है? सरचार्ज बच्चे गवर्नमेंट की लाठियों के साथ पिटाई हो जाएगी, ठीक है। सरचार्ज वो भी 5 लाख रुपीज की इनकम पे? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या 87A की रिबेट मिलेगी? सर बिल्कुल मिलेगी। अब मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे कि ये रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है, ठीक है, इतना तो मान के चलना पड़ेगा हमें। तो सर इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम और 12,500 विच एवर इज लेस। अब बच्चे ये बात क्यों लिखते हैं कि विच एवर इज लेस? देखो बच्चे आपकी इनकम है 3 लाख रुपीज, तो क्या 3 लाख रुपीज की इनकम पर 12,500 टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा। तो कहते हैं जी जितना बनेगा उतना माफ, ठीक है, जेब से कुछ नहीं देगी सरकार। कहती है सर 5 लाख रुपीज तक की आपकी इनकम है, 3 है, 4 है, 450 है, तो कहते हैं जितना भी आपका टैक्स बनेगा पूरा माफ, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 12,500 ईच इंडिविजुअल। कहता है आपकी इनकम है सर 5 लाख और 50 लाख तक की है, तो क्या आपको सरचार्ज देना है? सर 50 लाख तक तो सरचार्ज नहीं देना। क्या 87A की रिबेट मिलेगी? ना, अब नहीं मिलेगी बच्चे। आप ये नहीं कह सकते कि 5 लाख से 10 लाख तक की मेरी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है, मुझे 12,500 की रिबेट दे दी जाए। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। ना तो आपको सरचार्ज लगेगा, ना ही आपको 87A की रिबेट मिलेगी। जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस करती है बच्चे, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉट रेजिडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो 5 लाख से ऊपर हमें रिबेट तो नहीं मिलने वाली सर, ये तो कांटा लगा दो इनके ऊपर, तो 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। उसके बाद आती है सर आपकी इनकम है 50 लाख से 1 करोड़, तो टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर। क्या सरचार्ज देना पड़ेगा? हाँ जी देना पड़ेगा। 50 लाख से अबाउ जैसी इनकम जाती है, हमें कितने रेट से सरचार्ज देना पड़ता है बच्चे? हमें देना पड़ता है 10% से, तो 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। और 1 करोड़ से 1 करोड़ से 2 करोड़ पर बच्चे 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ पर बच्चे 20%, 25। ये रेट इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये रेट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एग्जाम में, ये रेट पूछा जाएगा आपसे। और अगर आपकी 5 करोड़ से भी ऊपर इनकम है तो बच्चे 30%, 37% ऑफ इनकम टैक्स आपको बच्चे एज सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा इनकम है बच्चे तो गवर्नमेंट भी आपको ज़्यादा लूटती है, ठीक है, बट कोई बात नहीं यार, दे देंगे सरचार्ज, पैसा तो कमाना है ना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। तो बच्चे एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि एक फर्दर हमारे ऊपर एक चार्ज होता है, वो होता है एट द रेट ऑफ 4%। द इनकम टैक्स एज इंक्रीज बाय द सरचार्ज और एज रिड्यूस्ड बाय द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एप्लीकेबल इज टू बी फर्दर इंक्रीज बाय एन एडिशनल सरचार्ज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। तो बच्चे सरचार्ज लगाया जाता है सबसे लास्ट में, तो सरचार्ज की जो लीवी होती है वो सबसे लास्ट में लगाई जाती है। पहले 87A की आपकी कंप्यूटेशन की जाएगी, देन आपको ऊपर सरचार्ज अप्लाई किया जाएगा। चलिए बच्चे, आज की क्लास इतनी। कल मैं ये जो एक इलस्ट्रेशन है ये कल इसलिए करवाऊंगा ताकि हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। करवाने को तो अभी 2 मिनट में करवा दूंगा, लेकिन ये CMA से लिया है मैंने, CMA की बुक से उठाया था, तो इसलिए नहीं करवा रहा यार, कल की क्लास में रिवाइज कर लेंगे और कल की क्लास में फिर आगे के कुछ कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बच्चे हम, ठीक है। आज मैंने कैलकुलेटर भी नहीं रखा हुआ, कल मैं कैलकुलेटर रख लूंगा, अपने पेन पेपर भी रख लूंगा साथ में, और कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये चैप्टर बच्चे मैक्सिमम कल मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेसिक्स है यार, कुछ ज़्यादा हमने इसमें करना नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाने वाली बात है नहीं इसमें। तो कल हम इस चैप्टर को शायद कंप्लीट कर लेंगे। देन बच्चे हम शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, और उसके बाद तो बच्चे 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारे शुरू हो ही जाने हैं। तो बच्चे आपके सजेशंस के साथ मैं आपके सजेशंस का वेट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दिया करो यार, और अगर बुरा लगे तो मेरे को मैसेज कर दिया करो,
ठीक है, कि सर वीडियो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप ये चीज़ें इंप्रूव कीजिए। ठीक है, आप अगर बच्चे सजेशन दोगे तभी तो मैं इंप्रूव करूंगा ना यार, तभी तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, चीज़ें बता पाऊंगा। अब कुछ बच्चे घर से नहीं निकल पाते, लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे, या फिर पेन ड्राइव नहीं खरीद पा रहे बच्चे, मैं हूं ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। 60 मार्क्स की तो मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, लिखवा लो चाहे मुझसे, आप मैं जिस तरह से करवा रहा हूँ उस तरह से पढ़ते जाना, 60 मार्क्स मैं गारंटीड आपको दिलवा दूंगा। बाकी बच्चे आपके ऊपर है, आपकी रिवीजन के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।